हम जो हैं क्लास 12 की जो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन स्टडी कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ जेनेटिक कोड, ठीक है, और ट्रांसलेशन और जीन एक्सप्रेशन के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमने जो है मतलब आपके रेप्लिकेशन को कंप्लीट कर लिया है और आपके ट्रांसक्रिप्शन को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है बेटा कि वहाँ पे जो होता है कि आपका क्या बोलते हैं आरएनए बन चुका है। अब आप आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ जेनेटिक कोड। देखो जो आपके जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी कोडोन की, वो क्या होती है कि आपके आरएनए में वो इन्फॉर्मेशंस क्या होती है उसको डिकोड किया जाता है, ठीक है। आपका जो एमआरएनए बना, जैसे अगर मैं आपके एमआरएनए की डायग्राम को रिप्रेजेंट करूँ तो एमआरएनए में क्या होता है बेटा, यहाँ पे 5' एंड होता है, ठीक है। और जो मतलब यहाँ पे क्या है आपका जो मतलब 3' एंड भी प्रेजेंट होता है। दिस इज कॉल्ड एज अ 5' एंड एंड दिस इज कॉल्ड एज अ 3' एंड। और यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, कुछ कोडोन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं और हर कोडोन जो होते हैं वो 3-3 का कोड बनाते हैं और आपके जो मतलब ट्रांसलेशन में या मतलब आपके अमाइनो एसिड को कोड करते हैं जो कि ट्रांसलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या स्टडी किया है कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन जो होता है आपका न्यूक्लिक एसिड जो होता है दे आर कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड। ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होता है कि डीएनए को जो मतलब जब डीएनए में रेप्लिकेशन की जाती है और डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्या किया जाता है उसका मतलब आपका जो मतलब एमआरएनए बनाया जाता है। और हेंस दीज प्रोसेसेस होते हैं दे आर इजी टू कंसेप्चुअलाइज ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लीमेंटरिटी, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन जो होता है रिक्वायर ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसाइज ए पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। ऑब्वियसली आपके एमआरएनए के ऊपर क्या होते हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है वहाँ पे जो आपके एमआरएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर आपके जो मतलब अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, ठीक है। नीदर डज एनी कॉम्प्लीमेंटरिटी जो होती है एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड अमाइनो एसिड नॉर कुड बी एनी विड्रॉन थ्योरेटिकली, ठीक है। हम स्टडी करेंगे किस तरह मतलब आपका जो मतलब ये कोडोन जो मतलब डिसाइड होता है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एम्पल एविडेंसेस थ्रू द सपोर्ट ऑफ नोशन दैट की चेंज इन न्यूक्लिक एसिड होगा बट रिस्पॉन्सिबल टू चेंज इन द अमाइनो एसिड इन प्रोटीन, ठीक है। तो आपका जैसे जैसे न्यूक्लिक एसिड में क्या होगा बेटा, चेंज आएगा और जैसे ही आपके न्यूक्लिक एसिड में चेंज आएगा तो ऑब्वियसली आपके अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस में भी चेंज आएगा। जब आपका ऑब्वियसली जब आपके डीएनए में चेंज आ रहा है तो आपका जो मतलब अमाइनो एसिड भी चेंज होंगे तो ऑब्वियसली आपकी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो दिस लेड टू द प्रोपोजिशन ऑफ द जेनेटिक कोड दैट कुड डायरेक्ट इन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। हम देखें किस तरह मतलब आपके जेनेटिक कोड होते हैं वो ट्रांसलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि आपके कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब इसके ऊपर काम किया। देखो आपका सबसे पहले जो जी से ही आपने जेनेटिक कोड याद रखना है, ठीक है। और इसका सबसे पहले पता कौन लगाते हैं, जॉर्ज गैमो एक फिजिसिस्ट थे। वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो हमारे न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं वो कितने हैं, 4 हैं। अगर वो आपके 20 अमाइनो एसिड को कोड करते हैं तो आपके जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो कितने कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होने चाहिए, वो 3 के कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो 4⁻³ जो होते हैं वो उस कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और जिसकी वजह से क्या होगा, आपका 4 × 4 × 4 जो है आपका जो कोडोन बनेगा दैट इज 64 कोडोन बनेंगे। और उसमें से केवल आपके जो मतलब 3 कोडोन क्या होते हैं, वो स्टॉप कोडोन होते हैं। केवल 61 कोड क्या करते हैं, वो आपके अमाइनो एसिड को ही कोड करते हैं। तो ये इसके बारे में बताया है कि इफ डिटरमाइनिंग द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बहुत ही एक्साइटिंग था। एंड द प्रोपोजिशन एंड डेसिफेरिंग ऑफ द जेनेटिक कोड वर मोस्ट चैलेंजिंग, ठीक है। सबसे पहले क्या था, इन ए वेरी ट्रू सेंस इट रिक्वायर इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन, फिजिसिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट और जो भी आपके जेनेटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इसको स्टडी किया। तो जॉर्ज गैमो का कंसेप्ट आपने याद रखना है कि एक फिजिसिस्ट थे, वो आर्ग्यू करते हैं कि सिंस देयर आर ओनली 4 बेसिस प्रेजेंट होते हैं एंड इफ दे हैव टू कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड द कोड शुड बी कॉन्स्टिट्यूट ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। और उसने क्या सजेस्ट किया कि
आपके 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए कोड जो होंगे वो 3 न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। आपके कोडोन जो होते हैं वो 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप होता है, ठीक है। तो दिस इज ए वेरी बोल्ड प्रोपोजिशन बिकॉज ए परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जब हम कंसेप्ट लगाते हैं बेटा तो 4:3 हो गया, ठीक है। जब आपके 4:3 हो गए तो आपके पास कितने कोडोन बनेंगे, 64 बनेंगे। तो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या आता है कि बहुत सारे जो हमें चाहिए, जो केवल कितने चाहिए थे, 20 कोडोन चाहिए थे जो कि 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं, लेकिन आपके पास कितने बन गए बेटा, 64 बन गए। तो इसका मतलब क्या है, बहुत सारे ऐसे कोडोन है जो कि एक ही टाइप के जो मतलब आपके अमाइनो एसिड को क्या करते हैं, कोड करते हैं, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट कि कोडोन जो होते हैं ट्रिपलेट इन नेचर होते हैं, बाज ए मोर डॉन्टिंग टास्क, ठीक है। ऑब्वियसली आपके जो कोडोन होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं, और केमिकल मेथड डेवलप बाई हरगोविंद खुराना जो था इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। देखो आपका जो केमिकल मेथड डेवलप किया था किसने किया था, हरगोविंद खुराना ने किया था। उन्होंने क्या किया कि आरएनए चेन को जो मतलब सिंथेसाइज किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, मतलब जहाँ पे बेसिस को उसने मतलब सेम ही टाइप के बेसिस को अटैच किया होमोपॉलीमर की फॉर्म में या कोपॉलीमर की फॉर्म में। और उसके बाद जो मतलब सेवेरो ओक्वा नाम के साइंटिस्ट भी आए, वो क्या करते हैं कि पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज क्या करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो क्या करता है कि आरएनए को पॉलीमराइजिंग में हेल्प करता है विद डिफाइंड सीक्वेंसेस इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, ठीक है। देखो नॉर्मली आपने डीएनए रेप्लिकेशन में क्या पढ़ा है, आपने डीएनए रेप्लिकेशन में ये पढ़ा है कि वहाँ पे डीएनए को के ऊपर क्या किया जाता है, डीएनए की सिंथेसिस की जाती है। आपका डीएनए पॉलीमरेज जब डीएनए रेप्लिकेशन करता था तो उसको डीएनए का टेम्पलेट चाहिए होता था रेप्लिकेशन करने के लिए। वैसे ही आपने किस में पढ़ा, आपके आरएनए के केस में पढ़ा। आरएनए में आपने क्या पढ़ा कि मतलब वहां पे क्या किया था कि मतलब जो आरएनए की सिंथेसिस हो रही थी तो उसको क्या चाहिए थी, डीएनए की टेम्पलेट चाहिए होती थी। लेकिन यहाँ पे आपके सेवेरो ओका बोलते हैं एक एंजाइम है दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज होता है, वो क्या करता है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में क्या करता है, मतलब आपकी वो सिंथेसिस करता है किसकी, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में क्या करेगा, वो सिंथेसिस करता है आरएनए चेन की। उसको आरएनए को सिंथेसाइज करने के लिए किसी भी टेम्पलेट की जो मतलब है जरूरत नहीं होती, ये आपने याद रखना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ठीक है। तो ये क्या है, was also helpful in the polymerizing RNA with defined sequences in template independent manner enzymatic synthesis of RNA बोलते हैं। और फाइनली जो हम इसको जेनेटिक कोड को अपने बुक में या मतलब आपकी बुक में देख सकते हैं, देख लो आपके पास ये कोडोन दे रखे हैं जिसमें यू जो है फिनाइल एलानिन के लिए कोड करें, आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। आपके पास 64 कोडोन प्रेजेंट होते हैं और उसमें जो है मतलब 3 जो है स्टॉप कोडोन होते हैं और 61 के होते हैं आपके पास जो मतलब जो अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा कि आपके जेनेटिक कोड की जो है प्रॉपर्टी क्या होती है। जेनेटिक कोड जो होते हैं ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल इन नेचर होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर आप छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म लेंगे और हायर ऑर्गेनिज्म में देखोगे तो आप सेम टाइप के कोडोन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जेनेटिक कोड्स होते हैं क्या होते हैं, यूनिवर्सल इन नेचर होते हैं, फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया से लेके ह्यूमंस तक क्या होता है कि जो यू जो होता है वो केवल कोड करता है आपका फिनाइल एलानिन के लिए, आपने ये भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट अगर आपने याद रखना है कि जेनेटिक कोड जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, डीजेनरेट इन नेचर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, डीजेनरेट इन नेचर होते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे कोडोन हैं जो कि आपके सेम टाइप के अमाइनो एसिड को जो मतलब कोड कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 की फॉर ए पार्टिकुलर अमाइनो एसिड जो होता है मोर देन वन कोड जो होता है, मतलब क्या होगा, उसको यूज किया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डी जनरेसी ऑफ कोडोन बोलते हैं। याद रखना, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि डी जनरेसी क्या होती है। उसके बाद जेनेटिक कोड्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, ठीक है। जैसे आपका अगर कोडोन में से लिख रहा हूं, जैसे कैपिटल ए यू जी, ठीक है, ए यू जी यू जी ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोडोन जो होते हैं ये इस तरह हम इसको 3 के ग्रुप में स्टडी करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने ये 3 ऐसे कर लिए फिर उसके बाद आप अगले 3 ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो, उसके बाद ऐसे, इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। जेनेटिक कोड्स होते हैं कैसे होते हैं आपके, ये जो है मतलब नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक पार्टिकुलर कोडोन जो होगा ना वो हमेशा सेम ही टाइप का अमाइनो एसिड बनाएंगे, यानी कि नॉन
नॉन एम्बिगुअस होते हैं, हमारे कोडोन्स होते हैं नॉन एम्बिगुअस। अगर यू जो होते हैं वो अगर फिनाइल एलनिन को क्या कर रहा है, कोड कर रहा है, तो हमेशा वो फिनाइल एलनिन को क्या करेगा, मतलब कोड करेगा। आपकी बुक में जो है मतलब एक और बताया कि जो इनिशिएशन जो आपकी प्रोटीन ट्रांसलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनका कौन सा रोल है, उनको क्या बोलते हैं, इनिशिएटर कोडोन बोलते हैं। जैसे AUG जो होगा वो क्या करेगा, AUG या GUG जो भी होते हैं ये इनिशिएटर कोडोन होते हैं, और ये मिथ्योनिन के लिए कोड करते हैं, या फॉर्माइल मिथ्योनिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट में क्या करेंगे, कोड करेंगे। ठीक है, उसके कुछ ऐसे कोड होते हैं जो कि मतलब किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन सेंस कोडोन बोलते हैं, टर्मिनेटर कोडोन बोलते हैं। जैसे UAG है, UAA है और UGA जो है ये नॉन सेंस कोडोन। देखो NCERT क्या बोलती है कि कोडोन जो होते हैं दे आर ट्रिपलेट, ठीक है। 61 कोडोन जो होते हैं दे कोड फॉर द अमाइनो एसिड, एंड 3 कोडोन जो होते हैं डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। ठीक है, आपके 61 जो होते हैं वो तो कोडोन के लिए क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं। हैंस दे आर फंक्शन एज स्टॉप कोडोन। जो 3 बचे आपके पास है, दैट इज कैसे आपने याद रखना है, ठीक है, यू और आग, अगर ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है, आग और AGA करके आप ऐसे याद कर सकते हो। तो ये जो तीनों कोड जो है ना बेटा, ये क्या होते हैं, ये स्टॉप कोडोन होते हैं, ये किसी भी चीज के लिए क्या करते हैं, कोड नहीं करते हैं। सम अमाइनो एसिड्स होते हैं दे आर कोड बाई मोर देन 1 कोडोन। ऑब्वियसली आपके कुछ ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो कि एक कोडोन के द्वारा जो मतलब कोड किए जाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं कि जेनेटिक कोड क्या होता है, डीजेनरेट होता है। और कोडोन इज रेड इन mRNA में क्या होगा, कॉन्टिग्यूअस फैशन में जो है मतलब उनको पढ़ा जाता है, और दे आर नो पंक्चुएशन, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन का यूज नहीं किया जाता है। जेनेटिक कोड्स होते हैं नियरली कैसे होते हैं, यूनिवर्सल इन नेचर होते हैं। जैसे बैक्टीरिया से ह्यूमन बींग्स तक जो है यू जो है ट्रिपल यूज होता है, हमेशा फिनाइल एलिन के लिए कोड करेगा। कुछ एक्सेप्शन है इस रूल के लिए, जैसे आपके जो है माइटोकॉन्ड्रियल जो आपके कोडोन होते हैं उनमें जो है स्टॉप कोडोन भी क्या करते हैं, कहीं पे अमाइनो एसिड का कोड कर देते हैं। वहां पे हम देखें कि कुछ में क्या होता है, क्या प्रोटोजोन्स में और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं, कुछ एक्सेप्शन वहां पे देखने को मिलते हैं। AUG के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। AUG के पास जो होता है वो क्या करता है, वो ड्यूल फंक्शन, 2 फंक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये क्या करेगा, ये मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा, और ये हमेशा जो है मतलब आपका ये हो सकता है कि आपका इनिशिएशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये इनिशिएटर कोडोन का भी रोल प्ले करता है। तो AUG क्या है, ये एक तो मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा, और साथ में ये इनिशिएटर कोडोन है जहां पे आपकी जो मतलब प्रोटीन की ट्रांसलेशन जो होती है वो ट्रांसलेशन जो होती है स्टार्ट होती है। ठीक है, UAA, UAG, UGA जो होते हैं इनको हम स्टॉप कोडोन बोलते हैं। आपके नॉनसेंस कोडोन भी इनको हम बोलते हैं। ठीक है, भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मतलब आपके जो मतलब कोडोन का सेंस दे रखा है, AUG, UU, UC, या सारे जो है मतलब कौन सी चेन बनेगी आप ऐसे देख सकते हैं। तो AUG क्या कोड करेगा बेटा, आपका मिथ्योनिन कोड करेगा। UUC जो है किसके लिए कोड करेगा, फिनाइल एलिन, बाकी सारे जितने भी हैं फिनाइल एलिन का जो है मतलब कोड दे रखा है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक टॉपिक आता है कि आपका जो फर्स्ट कोडोन है उसको किसने डिस्कवर किया था। जो फर्स्ट कोडोन है दैट इज डिस्कवर बाय नीरनबर्ग एंड मेथाइज होते हैं। ये यू जो है मतलब ये जो है मतलब किसने डिस्कवर किया था, नीरनबर्ग ने किया था। ठीक है, ये नीरनबर्ग जो है फर्स्ट कोडोन था जिसको किसने डिस्कवर किया था, नीरनबर्ग एंड मेथाई। ठीक है, MATTHAEI जो है मतलब आपका मेथाई जो था उन्होंने क्या किया था, पहला कोडोन जो था मतलब डिस्कवर किया था। वैसे ही होले, ठीक है, जिसने आपका tRNA का स्ट्रक्चर दिया है। नीरनबर्ग, खोराना जो थे इनको नोबेल प्राइज मिला 1968 में फॉर डेसिफेर। इनको ने क्या किया था, मतलब इंटरप्रेट कर लिया था जेनेटिक कोड को, उन्होंने एक्सप्लेन कर लिया था। ठीक है, उसके बाद एक और हाइपोथेसिस आती है बेटा, दैट इज बॉबल हाइपोथेसिस। इसको किसने दिया था, बॉबल हाइपोथेसिस को भी क्रिक ने दिया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस नाइट्रोजन बेस ऑफ ए कोडोन जो होते हैं, जो आपके कोडोन हैं वो क्या करते हैं, वो लूजली बाइंड करते हैं एंटी कोडोन जो कि आपके tRNA में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपके कोडोन जो होते हैं मेनली जो होते हैं, जो आपके फर्स्ट दो बेसिस होते हैं उनके द्वारा ही स्पेसिफाई किया जाता है। हैंस द सेम tRNA जो होता है कैन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं मोर देन 1 कोडोन डिफरिंग ओनली एट द थर्ड पोजीशन। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है, बॉबल हाइपोथेसिस ये बोलती है कि आपके जो मतलब कोडोन जो होते हैं उनमें 3 बेसिस होते हैं, और आपके जो
आपके जो कोडोन होते हैं mRNA के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और आपके जो कोडोन के 2 बेसिस होते हैं स्टार्टिंग के, वही क्या करते हैं कि मतलब आपके जो मतलब वही अमाइनो एसिड को डिसाइड करते हैं। ये वही आपके अमाइनो एसिड को डिसाइड करते हैं, और आपका टीआरएनए जो होता है मतलब बहुत सारे जो मतलब कोडोन को जो मतलब क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है, लेकिन थर्ड पोजीशंस में क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद म्यूटेशंस, ये हमने म्यूटेशन में पढ़ा है कि आपका पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल आपने पढ़ा है, जहाँ पे क्या था कि मतलब गैग जो है मतलब किस में चेंज हो गया था, गुग में चेंज हो गया था, और वहाँ पे ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो किस में चेंज हो गया था बेटा, वहाँ पे आपका जो है बेलीन में चेंज हो गया था। ग्लूटामिक एसिड जो था वो बेलीन में चेंज हो गया था, और जिसकी वजह से क्या होता है, सिकल सेल अनीमिया, आपकी बॉडी में जो मतलब कमी आ जाती है, पॉइंट म्यूटेशन हम बोलते हैं, उसी की वजह से। और उसके बाद एक और हमने पढ़ा था कि मतलब आपका फ्रेम शिफ्ट डिलीशन और फ्रेम शिफ्ट एडिशन म्यूटेशन भी हमने पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद हमने जो नॉन सेंस म्यूटेशन हमने पढ़ी थी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपकी जो मतलब नॉन सेंस कोडोन जो होते हैं बीच में जो होते हैं आ जाएंगे, आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, उसका मिस सेंस क्या होगा कि आपके डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं प्रोड्यूस हो जाते हैं। सेम सेंस क्या होगा, उसको हम साइलेंट म्यूटेशंस भी बोलते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप की म्यूटेशंस हमने स्टडी की थी। ठीक है, आपके प्रीवियस चैप्टर में। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीन एंड डीएनए जो होते हैं, दे आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशंस। ठीक है, यू हैव स्टडीड अबाउट म्यूटेशन इन चैप्टर नंबर 4, और इफेक्ट ऑफ लार्ज डिलीशंस एंड रीअरेंजमेंट इन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए जो होता है उसको हम इजीली कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। तो इट मे बी रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ जीन एंड सो ए फंक्शन, बोलता है कि ऑब्वियसली आपका जीन का जो है गेन ऑफ फंक्शन हो सकता है, लॉस ऑफ फंक्शन हो सकता है, और इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन जो है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। एक क्लासिकल एग्जांपल आपका दे रखा है पॉइंट म्यूटेशंस का, वो क्या है, आपका जो सिकल सेल अनीमिया, जिसमें क्या था, एक सिंगल बेस पेयर होता है उसमें चेंज रहता है। ठीक है, और बीटा ग्लोबिन चेंज होती है, उसमें क्या होता है कि आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं वो ग्लूटामिक एसिड से बेलिन में चेंज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है उस पर्सन को जो है डिजीज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सिकल सेल अनीमिया। तो इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन जो होते हैं, अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे स्ट्रक्चरल जीन में, तो यहाँ पे क्या होते हैं उसमें फॉलोइंग एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके कोडोन जो होते हैं, हम इसको ए यू जी करके नहीं क्या करेंगे, मतलब अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे मान लो कि हम राम हैज रेड कैप जो है मतलब ऐसे स्टडी करते हैं। अब सोचो यहाँ पे कोई एक एक्स्ट्रा लेटर जो होता है बी जो है मतलब ऐड हो जाएगा। जब बी ऐड हो जाएगा तो राम हैज BDCAP, इसका जो पूरी की पूरी फ्रेम ही चेंज होगी जहाँ पे एडिशन हुई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेम शिफ्ट एडिशन हम बोलेंगे। ये पूरी की पूरी फ्रेम ही क्या कर देगी, अमाइनो एसिड के चेंज कर देगी। अगर मान लो यहाँ पे कोई लेटर जो डिलीट 2 हो गए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, 2 लेटर ऐड हो गए, तो ऑब्वियसली इसकी भी फ्रेम चेंज होगी। अगर 3 हो गए तब भी क्या होगा, फ्रेम चेंज हो सकती है। अगर डिलीट हो गए तो ऑब्वियसली क्या होगा, मतलब यहाँ पे भी क्या होगी, फ्रेम जो है चेंज हो जाएगी। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि चाहे इंसर्शन हो, चाहे डिलीशन हो, चाहे एक बेस की चाहे 2 बेस की हो, तो आपके पूरे के जहाँ जहाँ पे आपकी इंसर्शन हुई है, जहाँ पे आपकी डिलीशन हुई है, उस पॉइंट के आगे क्या होगी, मतलब पूरी की पूरी फ्रेम ही चेंज हो जाएगी। तो ऐसी म्यूटेशंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और फ्रेम शिफ्ट डिलीशन म्यूटेशन हम बोलते हैं। जिसमें क्या हुआ, अगर इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल बेसिस होते हैं, इंसर्ट और डिलीट किए जाते हैं किसी इन वन और मल्टीपल कोडोन, तो यहाँ पे क्या होते हैं, वन और मोर आपके जो अमाइनो एसिड्स होते हैं चेंज हो जाएंगे। ऑब्वियसली आपकी रीडिंग फ्रेम जो होती है वो चेंज तो नहीं होगी, लेकिन ऑब्वियसली जहाँ पे आपके 3 या 6 या 9 जो है मतलब आपके जो मतलब कोडोन जो है मतलब ऐड हुए हैं, तो बोलने का मतलब क्या, उन अमाइनो एसिड में चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या था आपका जेनेटिक कोड के बारे में। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, जेनेटिक कोड, जॉर्ज गैमो का कंसेप्ट पढ़ा, हमने हरगोविंद खुराना के बारे में पढ़ा, हमने सेवेरो ओकुआ का इंडिपेंडेंट मैनर में जो किस तरह उसने आरएनए की सिंथेसिस की उसके बारे में डिटेल में स्टडी किया। जेनेटिक कोड्स होते हैं यूनिवर्सल होते हैं, जेनेटिक कोड्स होते हैं डीजेनरेट होते हैं, जेनेटिक कोड्स होते हैं कॉमनलेस होते हैं, जेनेटिक कोड्स होते हैं नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, जेनेटिक कोड्स होते हैं आपके नॉन एम्बिगुअस होते हैं। ठीक है, और जेनेटिक कोड्स होते हैं आपके, जैसे AUG होता है, इनिशिएटर कोडोन होता है, और कुछ कोडोन जो होते हैं नॉनसेंस कोडोन भी होते हैं, और बॉबल हाइपोथेसिस के बारे में हमने डिटेल में स्टडी कर लिया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका tRNA द अडेप्टर मॉलिक्यूल। tRNA और अडेप्टर मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, तो आपका tRNA को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर RNA बोलते हैं, इसको हम अडेप्टर RNA बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये कोडोन के साथ बाइंड करता है। तो फ्रेंसिक क्रिक जो थे वो क्या करते हैं कि यहाँ पे एक अडेप्टर मॉलिक्यूल क्या करता है, मतलब प्रेजेंट होता है। उन्होंने क्या किया, उन्हें ये बताया, ये पोस्टुलेट दिया कि मतलब एक अडेप्टर मॉलिक्यूल क्या होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो एक हैंड से क्या करता है कि मतलब कोड को रीड करता है, और अदर हैंड से क्या करेगा, वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड से क्या करेगा, मतलब वो मतलब बाइंड करेगा।
करेगा, ठीक है। जैसे मान लो इसके स्ट्रक्चर, इसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूबल आरएनए बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपका दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे जो है टीआरएनए जो होता है इसके, देखो अगर इसको मैं ईजिली बनाऊँ ना बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो है आपका जो मतलब ये एंटी कोडोन वाला रीजन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो मतलब ये वाली आर्म होगी, यहाँ पे ये वाली आर्म होगी, और यहाँ पे एक्स्ट्रा आर्म होगी, और ये जो है आपका 3 एंड होगा, जिसमें क्या CCA और OH जो है मतलब क्या बोलते हैं, अटैच होता है। यहाँ पे एंटी कोडोन जो होते हैं अटैच होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंटी कोडोन क्या करेंगे, आपके कोडोन के साथ बाइंड करेंगे, और दिस इज कॉल्ड एज द एंटी कोडोन लूप, इसको हम बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, आपके जो मतलब दिस इज कॉल्ड एज द अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, इसको हम बोलेंगे, ठीक है। इसको हम DHU लूप बोलेंगे, और इसको T सुडोयूरिडीन जो होते हैं मतलब इसको हम लूप बोलेंगे, और यहाँ पे एक्स्ट्रा आर्म भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो है मतलब ये वाला जो एंड है बेटा, ये क्या करता है, आपके कोडोन ऑफ mRNA के साथ बाइंड करता है एक साइड से, और दूसरे साइड से जो 3' एंड है वो है तो mRNA ही, वो किसके साथ बाइंड करेगा, वो आपके जो मतलब वो अमाइनो एसिड के साथ क्या करता है, वो बाइंड करता है। ये भी आपने याद रखना है। तो टीआरएनए मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रोपोजिशन ऑफ द कोड इट वॉज क्लियर टू द फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि देर हैज़ टू बी मैकेनिज्म टू रीड द कोड एंड आल्सो लिंक इट टू द अमाइनो एसिड। ऑब्वियसली भी कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म प्रेजेंट होगा जो कि आपके कोड को क्या करता है, रीड करता है, और क्या करता है, अमाइनो एसिड इसके साथ ज्वाइन करते हैं। तो बिकॉज ऑफ अमाइनो एसिड के पास स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी को तो कोई होती नहीं, ठीक है। तो उसके कोड्स होते हैं यूनिकली क्या करते हैं, उनको स्टडी किया जाता है, रीड किया जाता है। तो उसने क्या बोला कि यहाँ पे क्या होता है, एक अडेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, जो एक हैंड से क्या करता है, कोड के साथ बाइंड करता है, और दूसरे हैंड से क्या करता है, वो अमाइनो एसिड के साथ बाइंड करता है। तो टीआरएनए को हम क्या बोलते हैं, अडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं। अमाइनो एसिड जो मतलब कैरिंग आरएनए भी बोलते हैं, और सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं, वाज नोन, ठीक है। टीआरएनए then called as the sRNA soluble RNA was known before the genetic code was postulate है। however the role as an adapter molecules होते हैं was assign much later, ठीक है। उसको अडेप्टर का जो मतलब बाद में पास क्या होता है बेटा, यहाँ पे एंटी कोडोन जो है लूप प्रेजेंट होता है, ये आप देख सकते हैं। एंटी कोडोन लूप होता है जिसके पास क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जो होते हैं बेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसमें अमाइनो एसिड के साथ क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड के साथ क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, ठीक है। एक साइड पे आपका जो मतलब एंटी कोडोन लूप प्रेजेंट होगा, और एक क्या होगा आपका अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड होगा, 3' एंड की तरफ होगा, ठीक है। ये जो है मतलब 3' एंड की तरफ जो आपका मतलब प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि अमाइनो एसिड के साथ बाइंड करता है। हर एक टीआरएनए के पास क्या स्पेसिफिक होते हैं, हर एक अमाइनो एसिड के लिए अपना अपना टीआरएनए होता है। और फॉर इनिशिएशन जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक स्पेसिफिक टीआरएनए होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशिएटर टीआरएनए बोलते हैं। और देयर आर नो टीआरएनए फॉर आपके स्टॉप कोडोन जो होते हैं, ऑब्वियसली दे डजंट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, तो उसके पास कोई ऐसा आपका जो कोडोन नहीं होता है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए जो होता है, ये डिपिक्ट किया है, जो कि एक क्लोवर लीफ की तरह दिखता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इट इज नॉट ए प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। और इन एक्चुअल स्ट्रक्चर देखा जाए तो टीआरएनए जो होता है कम्पैक्ट मॉलिक्यूल होता है, जो कि एल शेप की तरह में दिखता है, ठीक है। तो ये था आपका टीआरएनए के बारे में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ट्रांसलेशन क्या होती है, ठीक है। ट्रांसलेशन क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन क्या होती है कि जैसे आपके रेप्लिकेशन पड़ा कि डीएनए से डीएनए की कॉपी तो बन गई, ठीक है, और डीएनए से अब एमआरएनए आरएनए की कॉपी बनी, इसको हमने क्या बोल दिया, ट्रांसक्रिप्शन बोल गया। अब आपकी प्रोटीन फॉर्मेशन होगी, तो ट्रांसलेशन क्या होती है बेटा, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड होती है, और आपकी क्या बनती है, पॉलीपेप्टाइड बनती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, हम जो है ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। कैसे कैसे अमाइनो एसिड्स होते हैं आके अटैच होंगे, वो आपके एमआरएनए चेन का जो मतलब सीक्वेंस डिसाइड करता है, और अमाइनो एसिड को जो मतलब आपस में ज्वाइन किया जाता है। भाई पेप्टाइड बॉन्ड क्वेश्चन बनता है आपका, जिसके बनने के लिए जो होता है मतलब आपकी एनर्जी जो है मतलब चाहिए होती है, जिसको फॉर्म करने के लिए जो होती है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। समझ आई चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है बेटा, यहाँ पे ट्रांसलेशन की जो मतलब 5 स्टेज होती है। कितनी स्टेज होती हैं, 5 स्टेज होती है। नंबर 1 इज कॉल्ड एज द आपका जो मतलब एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड होती है। सेकंड इज कॉल्ड एज द चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है।
थर्ड वन इज कॉल्ड एज द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, आपकी यहाँ पे जो है इनिशिएशन होगी। उसके बाद क्या होगा बेटा, यहाँ पे इलोंगेशन होगी, ठीक है, यहाँ पे इलोंगेशन होगी। और लास्ट में क्या होगा बेटा, आपके पास टर्मिनेशन जो होती है यहाँ पे आपकी जो मतलब पॉलीपेप्टाइड की हो जाती है। तो आपके 5 स्टेप होते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन ऑफ द अमाइनो एसिड, सेकंड वन इज कॉल्ड एज द charging of tRNA, and third one is called as the initiation, and fourth one is called as the elongation, and the last one is called as the termination, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि अमाइनो एसिड की चार्जिंग होगी। कैसे होगी, यहाँ पे अमाइनो एसिड को क्या किया जाएगा, एटीपी की फॉर्म के साथ क्या किया जाएगा, उसको चार्ज किया जाएगा। यहाँ पे जो एंजाइम होगा उस एंजाइम का नाम याद रखना है आपने, अमाइनो एसाइल सिंथेसेज एंजाइम होता है। अमाइनो एसिड सिंथेसेज एंजाइम जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सिंथेसेज एंजाइम जो होता है अमाइनो एसाइल जो है टीआरएनए सिंथेटेज भी इसको हम बोलते हैं, जो क्या करता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अमाइनो एसाइलेशन करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, अमाइनो एसिड और एएमपी कम्प्लेक्स जो है मतलब आपका बनता है। और साथ में क्या होगा, यहाँ पे पायरोफॉस्फेट यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है यहाँ पे रिलीज होता है, यानी कि आपके अमाइनो एसिड क्या हो गए बेटा, यहाँ पे एक्टिवेट हो गए। अब क्या होगा, एंजाइम तो है था यहाँ पे, अब क्या होगा, आपका टीआरएनए की चार्जिंग होती है। टीआरएनए क्या करेगा, इसके ऊपर अमाइनो एसिड एएमपी जो है वो क्या करेगा, यहाँ से एएमपी निकल जाएगा और टीआरएनए के ऊपर जो होगा आपका अमाइनो एसिड जो होगा मतलब वो अटैच हो जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टीआरएनए जो होगा मतलब आपका अटैच हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो चाहे आपका अमाइनो एसिड हो, उसकी एक्टिवेशन हो, चाहे आपका जो मतलब चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हो, दोनों जो होते हैं एक ही टाइप के एंजाइम के द्वारा जो होते हैं मतलब कैटालाइज किए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके 2 स्टेप तो हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी क्या बोलती है कि ट्रांसलेशन जो होती है रेफर टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड, और ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो होते हैं वो डिपेंड करता है आपके एमआरएनए के ऊपर कौन कौन से सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं। और अमाइनो एसिड्स होते हैं दे आर ज्वाइन बाई ए बॉन्ड विच इज़ नॉन एज द पेप्टाइड बॉन्ड हम बोलेंगे। और फॉर्मेशन ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है दैट रिक्वायर एनर्जी, और देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमाइनो एसिड्स होते हैं दे आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, और उनको जो मतलब लिंक किया जाता है उनके टीआरएनए के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बोलते हैं, और अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए भी बोलते हैं, टू बी मोर स्पेसिफिक। तो आपकी 2 स्टेजेस क्या होगी, यहाँ पे आपकी अमाइनो एसिड की एक्टिवेशन हुई, और आपका सेकंड क्या हुआ बेटा, यहाँ पे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हो जाती है। इफ टू सच चार्ज टीआरएनए जो होते हैं, अगर उनको हम साथ में क्लोज लेके आते हैं तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, और वुड बी फेवर एनर्जेटिकली बनेगा, वहाँ पे एनर्जी उनको प्रोवाइड करेंगी। और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो होगा ये क्या करेगी, उस रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपका क्या होगा कि 2 स्टेप हो चुके हैं, आपकी जो है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड हो चुकी है, उसके बाद आपका टीआरएनए भी चार्जिंग हो चुके हैं। अब टीआरएनए को क्या करना है, अब मान लो कि 2 ऐसा अलग से सोचो कि आपके टीआरएनए में अमाइनो एसिड अटैच है, टीआरएनए में जो है अमाइनो एसिड जो है अटैच है। अब इन दोनों को जो मतलब दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करवाने के अमाइनो एसिड, तो क्या होगा, यहाँ पे जो है एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है। अगर यहाँ पे कोई एंजाइम प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन जो था काफ़ी फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रोल प्ले करती है आपकी राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइबोसोम के पास किसको हम कहते हैं, राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनएस में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि राइबोसोम में क्या होता है, स्ट्रक्चरल आरएनए जो होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंड अबाउट 80 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इन इट्स इनएक्टिव स्टेट, आपका जब राइबोसोम जो होता है इनएक्टिव होता है तो उसके दोनों सब यूनिट जो होती है वो क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। ठीक है, एक लार्ज सब यूनिट होती है और स्मॉल सब यूनिट होती है। व्हेन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर करती है एमआरएनए को, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट क्या कर रही है, एमआरएनए के ऊपर अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पे याद करो 7 मिथाइल ग्वेनोसाइन के साथ क्या करेगी, वहाँ पे वो एमआरएनए के साथ क्या करेगी, मतलब बाइंड करेगी। ठीक है, तो व्हेन स्मॉल सब यूनिट क्या करेगी, एनकाउंटर करेगी एक एमआरएनए को, और प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए जो होता है ये स्टार्ट हो जाएगी। और द 2 साइट इन लार्ज सब यूनिट जो होते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि आपके सब्सिक्वेंट अमाइनो एसिड वहाँ पे बाइंड करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, मतलब एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। देखो कैसे, अगर मैं इसको बनाऊँ ना बेटा यहाँ पे, तो क्या होगा कि मतलब आपका जो मतलब ये आपका स्मॉलर सब यूनिट है,
यहाँ पे क्या होगा कि आपका mRNA जो मतलब इसके साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जैसे मान लो कि लार्ज सबयूनिट भी आके यहाँ पे जुड़ गई, ठीक है। तो आपके जो है मतलब इन दोनों के ज्वाइन करने से क्या होता है, आपकी तीन जो है मतलब साइट बनती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द ई साइट, ठीक है, इज कॉल्ड एज द पी साइट और दिस इज कॉल्ड एज द ए साइट। तो आपका फर्स्ट जो इनिशिएटर जो आपका कोडोन होगा टीआरएनए जो होता है इसके पास ही आएगा, ठीक है। फर्स्ट आपका जो है मतलब आपका क्या बोलते हैं अमाइनो एसिड हमेशा पी साइड पे आता है, पी साइड पे आएगा। अब सेकंड टाइप का भी यहाँ पे आ गया, मान लो सेकंड टाइप का भी यहाँ पे पहुंच गया, सेकंड अमाइनो एसिड भी यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। जब ये मूव करेगा तो ये इस पोजीशन पे चला गया और ये इस पोजीशन पे चला गया और इन दोनों अमाइनो एसिड के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे ऐसे, मतलब इन दोनों में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा और डाइपेप्टाइड फॉर्मेशन हो जाएगी। ऐसे ही आपके अमाइनो एसिड जो होते हैं आपके ए साइड पे आते रहेंगे और आपके जो मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बनते रहेंगे। और ये पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए जो होता है यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि आपकी लार्जेस्ट सबयूनिट ऑफ राइबोसोम में प्रेजेंट होता है और दैट इज कॉल्ड एज 23 एसआरएनए जो होता है वो एंजाइम होता है, उसको हम राइबोजाइम बोलते हैं, ठीक है। वही चीज़ है कि यहाँ पे राइबोसोम जो होता है ये एक्ट करता है एज ए कैटलिस्ट। 23 एसआरआरएनए जो होता है बैक्टीरिया में इज एंजाइम राइबोजाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। और यहाँ पे ट्रांसलेशन यूनिट ऑफ एमआरएनए जो होती है इज द सीक्वेंस ऑफ आरएनए दैट फ्लैंक्ड बाय द कोडोन। ऑब्वियसली आपका एयूजी कोडोन आएगा, ठीक है, यहाँ पे। और लास्ट में जो होंगे आपके स्टॉप कोडोन होंगे। तो जैसे स्टॉप कोडोन के ऊपर आपका जो मतलब राइबोसोम पहुंचेगा तो आपके ऑब्वियसली जो स्टॉप कोडोन होते हैं नॉनसेंस कोडोन होते हैं, वो क्या करते हैं वहाँ किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो मतलब आपका राइबोसोम एमआरएनए चेंज होती है, सेपरेट हो जाएगी और आपकी नई पॉलीपेप्टाइड भी अलग हो जाएगी, ठीक है। एक एमआरएनए के पास क्या होता है बेटा, कुछ एडिशनल सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि इनकी ट्रांसलेशन नहीं होती, इनको बोलते हैं यूटीआर। और यूटीआर जो होते हैं 5 एसेंड की तरफ भी प्रेजेंट होते हैं और 3 एसेंड की तरफ भी प्रेजेंट होते हैं। और वो जो होते हैं ये एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये ट्रांसलेशन प्रोसेस को एफिशिएंट जो है मतलब बनाते हैं। देखो कैसे, जैसे जब हमने एमआरएनए के डायग्राम को पढ़ा था ना बेटा, तो यहाँ पे एमआरएनए में क्या था, 5 एसेंड था, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, ये जो है मतलब 3 एसेंड था, ऐसे आपका 3 एंड प्रेजेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिस इज कॉल्ड एज अ 5 एसेंड, दिस इज कॉल्ड एज अ 3 एंड। और यहाँ पे क्या था कि आपके जो मतलब कुछ रीजन जो होते हैं यहाँ पे अनट्रांसलेटेड रीजन जो होते हैं प्रेजेंट थे, दैट इज कॉल्ड एज अ यूटीआर। इनको हम क्या बोलते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं। ये भी क्या है, यूटीआर रीजन है। और ये लीडर और ट्रेलर सेगमेंट भी इनको बोला जाता है। और ये जो होते हैं हमारी आप ट्रांसलेशन की प्रोसेस को जो मतलब एफिशिएंट बनाते हैं, ठीक है। बोलते कि फॉर इनिशिएशन राइबोसोम क्या करेगा, बाइंड करेगा एमआरएनए के ऊपर, एटलीस्ट स्टार्ट कोडोन के ऊपर बाइंड करेगा, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स बाय द इनिशिएटर टीआरएनए। और राइबोसोम प्रोसीड करता रहेगा टू एलोंगेशन फेज ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। और ड्यूरिंग दिस स्टेज कॉम्प्लेक्स इज कंपोज्ड ऑफ द अमाइनो एसिड लिंक टू टीआरएनए। और सब्सिक्वेंटली क्या करेंगे, बाइंड करेंगे अप्रोप्रिएट कोडोन इन एमआरएनए के साथ क्या करेंगे, आपके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर क्या करेंगे, टीआरएनए एंटी कोडोन और कोडोन का जो है बॉन्ड बनता चले जाएगा और आपके अमाइनो एसिड आते चले जाएंगे। और राइबोसोम मूव करेगा फ्रॉम कोडोन टू कोडोन। आपके राइबोसोम की क्या होती है, मूवमेंट होती है अलोंग एमआरएनए। और यहाँ पे अमाइनो एसिड्स होते हैं आर एडेड 1 by 1, ठीक है। और ट्रांसलेट इनटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस होते हैं जो कि आपके डीएनए के थ्रू जो है मतलब आरएनए में एमआरएनए में आते हैं। और एट द एंड क्या होगा, रिलीज फैक्टर्स होते हैं वो बाइंड होते हैं आपके टर्मिनेशन के टाइम में और स्टॉप कोडोन के टाइम में ऑब्वियसली। और वहाँ पे आपके सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्सेस है वो अलग हो जाते हैं और आपकी पॉलीपेप्टाइड्स होती है बन जाती है। दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलेशन, ठीक है। उसके बाद जो आपकी पॉलीपेप्टाइड है उसकी डिफरेंट मॉडिफिकेशंस को एंजाइम वगैरह में चेंज किया था, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपकी गोल्जी बॉडी का काम जो मतलब काम है, ठीक है। उसके बाद आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। देखो आपके प्रोकैरियोट में और आपके यूकैरियोट्स में कौन कौन सी रेगुलेशन होती है। तो रेगुलेशन ऑफ ए जीन एक्सप्रेशन जो होती है इसमें क्या होता है कि बहुत ही ब्रॉड टर्म है, ठीक है, जो कि वेरियस लेवल पे हम देखते हैं। जैसे आपकी जो मतलब अगर हम पॉलीपेप्टाइड कंसीडरिंग दैट जीन एक्सप्रेशन जो होता है इससे क्या बनता है, आपका जीन खुद कब खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, जब उसकी पॉलीपेप्टाइड बनेगी। तो इट कैन बी रेगुलेटेड एट द सेवरल लेवल। जैसे यूकैरियोट में जो होती है आपकी जीन को रेगुलेट करने के लिए वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी क्या होता है, मतलब रेगुलेट होता है। उसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन हो रही है तो भी रेगुलेट तो हो रहा है, ठीक है। फिर प्रोसेसिंग लेवल पे, स्प्लाइसिंग लेवल पे भी क्या हो रहा है, मतलब वो रेगुलेट हो रहा है। जब उसमें एक्सोन्स होते हैं उनको ज्वाइन किया जा रहा है, इंट्रोन्स होते हैं उनको रिमूव किया जा रहा है। और ट्रांसपोर्ट होता है
mRNA को जब न्यूक्लियस से बाहर किया जाता है उसमें भी रेगुलेशन होती है, और ट्रांसलेशन मैकेनिज्म में भी आपकी रेगुलेशन देखने को मिलती है। तो हमारे यूकैरियोट में जो रेगुलेशन होती है ना बेटा, वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी होती है और प्रोसेसिंग लेवल पे भी होती है, और जब mRNA की ट्रांसपोर्ट होती है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में तब भी उसकी क्या होती है, रेगुलेशन होती है, और ट्रांसलेशन लेवल पे भी क्या होती है, मतलब आपकी रेगुलेशन होती है। ठीक है, लेकिन देखो आपके जो जीन होते हैं ना बेटा, क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। आपके जीन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड एज द, आपको दिस इज कॉल्ड एज द हाउस कीपिंग जीन। ठीक है, नंबर वन इज कॉल्ड एज द हाउस कीपिंग जीन हम बोलेंगे। ठीक है, और सेकंड वन इज कॉल्ड एज द लग्जरी जीन हम बोलेंगे। ठीक है, लग्जरी जीन बोलेंगे। हाउस कीपिंग जीन्स क्या होते हैं, ऐसे जीन जो होते हैं कॉन्टिन्यूसली जो होते हैं फंक्शन कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में, उनको हम क्या बोलेंगे, हाउस कीपिंग जीन बोलेंगे। जैसे आपके ग्लाइकोलिसिस के जीन होते हैं, ठीक है, आपके क्रैब साइकिल के जो एंजाइम होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो बनते रहेंगे, वहाँ पे क्रैब साइकिल चलता रहेगा हमारी बॉडी में, तो ऑब्वियसली उसके जीन क्या करेंगे, ट्रांसलेट होते रहेंगे, प्रोटीन बनाते रहेंगे, एंजाइम बनाते रहेंगे। तो ऐसे एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, हाउस कीपिंग या कॉन्स्टिट्यूटिव जीन भी इनको हम बोलते हैं। ठीक है, उसको एक और क्वेश्चन आता है, लग्जरी जीन्स क्या होते हैं, ये जब टाइम आए तभी क्या करेंगे, मतलब वो फंक्शन करेंगे, जब टाइम आएगा तभी क्या करेंगे, वो फंक्शन करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, लग्जरी जीन बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम पढ़ेंगे इनको, बोला कि जीन इन सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, एक्सप्रेस किए जाते हैं, सेट ऑफ फंक्शन जो होते हैं परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है कॉल्ड एज द बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, जो कि आपके ई कोलाई के द्वारा जो होता है वो सिंथेसाइज किया जाता है। और ये क्या करता है बेटा, ये आपके जो मतलब डाइसैकेराइड है, लैक्टोज को किस में चेंज करता है, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में चेंज करता है। और बैक्टीरिया जो होते हैं यूज देम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, हम उसको बैक्टीरिया का, ऑब्वियसली जब लैक्टोज को क्या करेगा, लैक्टोज को चेंज करेगा किस में, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में वो क्या करेगा, चेंज करेगा। जब ग्लूकोज ग्लैक्टोज में वो चेंज करेगा तो ऑब्वियसली जब इसका वो यूटिलाइज करेगा, उसको जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया यूज देम सोर्स ऑफ एनर्जी, हैंस बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज, जब उसकी बॉडी को हमने लैक्टोज नहीं दी, ठीक है, अराउंड देम टू बी यूटिलाइज्ड, तो वही चीज़ है, कोई एंजाइम तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो देयरफॉर एंजाइम बनाने की जरूरत भी क्यों है, फिर जब उसके पास लैक्टोज नहीं है। तो देयरफॉर इन सिंपल टर्म इट इज़ ए मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन जो होती है, जो कि एक्सप्रेशन ऑफ जीन को डिसाइड करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि मेटाबॉलिक कंडीशन भी जीन एक्सप्रेशन को डिसाइड करती है, फिजियोलॉजिकल आपकी कंडीशंस भी जीन को डिसाइड करती है, और एनवायरमेंटल कंडीशंस भी जीन को जो है मतलब रेगुलेट करती है। और डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये भी आपके बहुत सारे जीन जो होते हैं उनको रेगुलेट किया जाता है। और सेवरल सेट ऑफ जीन को हम, जब आपके डिफरेंट टाइप के जो सेल्स होते हैं एम्ब्रियो में, कुछ सेल्स होते हैं आपके जो है हैंड बनाते हैं, कुछ जो मतलब आइज बनाते हैं, तो देखो कैसे मतलब रेगुलेशंस हो रही हैं। ठीक है, तो इन प्रोकैरियोट में क्या होता है, कंट्रोल ऑफ rate of transcriptional initiation is the predominant side for the कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। देखो हमने क्या पढ़ा कि हमने यूकैरियोट में क्या होता है, आपके 4 लेवल पे जीन की क्या होती है, रेगुलेशन होती है। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी होगी, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी होती है, प्रोसेसिंग लेवल पे भी होती है, और आपकी जब mRNA को साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा वहाँ पे भी होगी, और आपके जो मतलब ट्रांसलेशन लेवल पे भी होगी। लेकिन यहाँ पे आपके प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि जो प्रीडोमिनेटली जो रेगुलेशन होती है वो कहाँ होती है, केवल और केवल ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन के ऊपर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बोलते हैं यहाँ पे इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है, आपको पढ़ा बताया कि आपके ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है, आपकी एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होती हैं, वो क्या करेगा, आपके प्रमोटर के ऊपर बाइंड करेगा। ठीक है, और बाय इंटरेक्शन विद एक्सेसरी प्रोटीन, और जो क्या करता है कि मतलब एक स्टार्ट साइट को रिकॉग्नाइज करता है। और रेगुलेटरी प्रोटीन जो होती है वो पॉजिटिवली भी एक्ट कर सकती है, नेगेटिवली भी एक्ट करेगी। हम करेंगे कैसे, अगर वो पॉजिटिवली एक्ट करते हैं उसको हम एक्टिवेटर बोलते हैं, और नेगेटिवली करते हैं उसको हम रिप्रेसर बोलते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रमोटर रीजन और प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होते हैं मेनली जो होते हैं, ये यहाँ पे क्या होते हैं, आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑपरेटर हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, और आपका जो मतलब रेगुलेटर क्या होते हैं, और आपका जो मतलब कैसे जो है एक लैक ओपेरॉन जो मतलब काम करता है। ठीक है, एक ओपेरॉन क्या होता है, जब बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ए सिंगल रेगुलेटर, उसको हम क्या बोलते हैं, ओपेरॉन बोलते हैं। ठीक है, ओपेरॉन जो होता है इसके पास स्पेसिफिक ऑपरेटर होता है। ठीक है, एंड स्पेसिफिक रिफ्रेशर होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और द लैक ऑपरेटर जो होते हैं आपके लैक ओपेरॉन में प्रेजेंट होता है, जो कि आपके लैक रिप्रेसर के साथ ही क्या करेगा, बाइंड करेगा। हम देखेंगे कैसे करता है बाइंड। ठीक है,
तो लैक ओपेरॉन में क्या होता है बेटा, सबसे यहाँ पे दो चीज़ें होती है, जब आपका इंड्यूसर जो होता है प्रेजेंट है, जब आपका इंड्यूसर जो होता है एब्सेंट होता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, ये ओपेरॉन कंसेप्ट दे रखा है आपका, ठीक है। इसके पास क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके पास अपना रेगुलेटर प्रोटीन प्रेजेंट होती है और उसके पास अपना प्रोमोटर प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पे जो मतलब एक और प्रोमोटर प्रेजेंट है और यहाँ पे एक ऑपरेटर जीन प्रेजेंट है और 3 स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ZYA, ठीक है। अब देखो ये क्या करेंगे, ये ट्रांसक्रिप्शन करेंगे और आपके एंजाइम बनाएंगे, ठीक है। ये जो आपका रेगुलेटर जीन है ना बेटा, ये हमेशा हमेशा क्या करता है, वो ऑन ही रहता है, ठीक है। वो ऑन ही रहेगा और ये क्या करता है कि आपकी जो मतलब mRNA बनाएगा और एक रिप्रेशर क्या करेगा, वो बनाता चलेगा। रिप्रेशर जैसे ही बनेगा, ये क्या करेगा, जाके ऑपरेटर साइड के ऊपर क्या करेगा, जाके बाइंड हो जाएगा और जिसकी वजह से क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, वो आगे मूव नहीं कर पाएगा और इसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है। तो जब इंड्यूसर एब्सेंट होता है, ठीक है, जब इंड्यूसर जो होता है वो क्या होता है आपका एब्सेंट होता है, तो ऑब्वियसली जब इंड्यूसर का काम क्या होता है, लैक्टोज का होता है। जब मान लो कि लैक्टोज एब्सेंट है तो इसको एंजाइम बनाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब लैक्टोज एब्सेंट है तो क्या करेगा, आपका जो है वो मतलब रिप्रेसर तो बनेगा, जब बनेगा वो क्या करेगा, जाके आपकी ऑपरेटर साइड के ऊपर बाइंड हो जाएगा। जब ये ऑपरेटर साइड के ऊपर बाइंड कर जाएगा तो आपका पॉलीमरेज आगे मूव नहीं कर पाएगा। जब मूव नहीं कर पाएगा तो तीनों क्या करेंगे, ये ना ही ट्रांसक्रिप्शन करेंगे ना ही ट्रांसलेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि रिप्रेसर जो होता है वो बाइंड कर गया है ऑपरेटर के ऊपर, रीजन के ऊपर, और जो कि आरएनए पॉलीमरेज को जो मतलब ट्रांसक्राइबिंग करने में जो मतलब इनहिबिट करता है उसको, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि आपका इंड्यूसर जब एब्सेंट होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका जो ओपेरॉन होगा वो स्विच ऑफ होता है, ठीक है। लेकिन जब इंड्यूसर प्रेजेंट है, मान लो कि लैक्टोज प्रेजेंट है, अब लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम भी बनने चाहिए। तो लैक्टोज जो है मतलब जब आपका प्रेजेंट होता है तो ऑब्वियसली क्या है, ये क्या करेगा, लैक्टोज होगा वो क्या करेगा, आपके रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाएगा। जब रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाएगा तो ये जो होता है ये ऑपरेटर साइड के ऊपर बाइंड नहीं कर पाएगा। जब ये बाइंड नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, वो आगे मूव कर जाएगा और तीनों की क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। यहाँ पे जेड जीन जो होता है वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाएगा, आपका वाई जीन जो होता है वो क्या करेगा, परमिएज बनाएगा, और ए जीन जो होता है ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा, ठीक है। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या करेगा, फिर लैक्टोज को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज और लैक्टोज में, ठीक है, और आपका जो काम करेगा उसको मतलब एनर्जी प्रोवाइड करने में। परमियोज क्या करेगा, उस सेल से जो मतलब क्या करेगा, कल्चर से मतलब जो है मतलब आपको जो है लैक्टोज को क्या करेगा, मतलब सेल के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट करेगा, और ट्रांस एसिटाइलेज का जो है अननोन फंक्शन इसका हमें पता नहीं है अभी तक, इसका रोल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मतलब लैक ओपेरॉन क्या होता है, आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द लैक ओपेरॉन जो होता है, इसमें जो होता है हम एक्सप्लेन करते हैं, फ्रांसिस फ्रैंकोइस जैकोब और बायोकेमिस्ट से हमारे मोनोट ने क्या किया था, आपके लैक ओपेरॉन को जो है मतलब एक्सप्लेन किया था। दे वर फर्स्ट टू एक्सप्लेन द ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटरी सिस्टम। इन लैक ओपेरॉन में क्या होता है कि लैक जो होता है रेफर करता है लैक्टोज के लिए, और एक पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चर जीन प्रेजेंट होते हैं। ऑब्वियसली आपके बैक्टीरिया में पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशंस होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, हमने पढ़ा है पहले, ठीक है। और जिसमें क्या होता है, केवल एक प्रमोटर और रेगुलेटर जीन के द्वारा जो होता है उनको रेगुलेट किया जाता है। दे आर रेगुलेटेड बाई, एक ही प्रमोटर होगा और रेगुलेटर जीन होगा, और सच अरेंजमेंट जो होते हैं वेरी कॉमन होती है बैक्टीरिया में, इसको हम क्या बोलते हैं, ओपेरॉन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ओपेरॉन होते हैं, लैक ओपेरॉन है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है, एराविनोज एपेरॉन होता है, हिस्टिडिन ओपेरॉन होता है, वेलिन ओपेरॉन होता है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल एक ही है, दैट इज लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन में क्या होता है, एक रेगुलेटरी जीन होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ आई जीन। क्यों? क्योंकि आई जीन जो होता है क्या बनाता है, रिप्रेसर बनाता है। हियर द आई डज नॉट रेफर टू इंड्यूसर, इसका मतलब क्या है कि रेदर इट इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर, जो क्या करेगा, लैक ओपेरॉन को क्लोज करेगा। एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, ZYA। आई जीन जो होता है वो क्या बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है लैक ओपेरॉन की। जेड जीन जो होता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाएगा, जो कि प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ द डाइसैकेराइड। लैक्टोज होता है वो आपका मोनोमेरिक यूनिट बनाएगा, ग्लैक्टोज ग्लूकोज। और वाई जीन जो होता है वो कोड करता है आपका जो मतलब आपका परमिएज बनाएगा, ठीक है। और आपका जो मतलब आपका जो कि परमेबिलिटी ऑफ द सेल जो होता है टू बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को क्या करेगा, आपकी जो मतलब इंक्रीज करेगा, परमेबिलिटीज होती है लैक्टोज के लिए, ठीक है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए नहीं, लैक्टोज के लिए क्या करता है मतलब
उसके बाद जो है मतलब जीन ए जो होगा वो ट्रांसएसिटाइलेज करेगा, तो इसलिए 3 जीन जो होते हैं वो आपके लैक ऑपरेन के जो मतलब बनते हैं, जो कि आपके लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन मोस्ट अदर ऑपरेन में क्या होता है, एज वेल एज जीन प्रेजेंट इन द ऑपरेन जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, ये सारे जो होते हैं मतलब फंक्शन करने चाहिए, ठीक है। जैसे आपका अगर इंड्यूसर ही एब्सेंट है, लैक्टोज ही एब्सेंट है, तो ऑब्वियसली इसको फंक्शन एंजाइम बनाने की क्या जरूरत है, ये आपका रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर पे बाइंड कर जाएगी और उसको क्लोज कर देगी। अब लैक्टोज आपका प्रेजेंट है या कर देगा, वो बाइंड ही नहीं कर पाएगी, आपके एंजाइम बनेगा और लैक्टोज की जो है मतलब वहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो लैक्टोज जो है सबस्ट्रेट है हमारे एंजाइम के लिए, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए, और ये रेगुलेट करता है स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ द ब्रेन, इसलिए हम इसको इंड्यूसर बोलते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ आपका जैसे मान लो कि कार्बन सोर्स जैसे ग्लूकोज जो है मतलब एब्सेंट है, लैक्टोज जो है प्रोवाइड किया जाता है ग्रोथ मीडियम फॉर बैक्टीरिया, और लैक्टोज जो होता है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है जो मतलब परमेज के थ्रू जो होता है सेल के अंदर किया जाएगा। आपका लो लेवल की एक्सप्रेशन होती रहती है, ठीक है, कंप्लीटली स्विच नहीं होता है, कुछ ना कुछ इसमें क्या होती है एक्सप्रेशन होता ही रहेगा, ठीक है। और लैक्टोज होता है जब क्या करेगा हमारा इंड्यूस हो जाएगा ओपेरोन इन द फ्लोइंग मैनर में। और रिप्रेशर जो होता है ओपेरोन का, उसमें क्या किया उसको ऑल टाइम जो होता है वो एक्टिव होता है, कॉन्स्टिट्यूटिवली जो होते हैं रिप्रेशर होते हैं हमेशा ही एक्टिव होते हैं, और रिप्रेशर प्रोटीन जो होती है वो बाइंड करती है ओपेरोन रीजन में, और ये प्रिवेंट करती है आरएनए पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरोन। और इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर क्या होता है लैक्टोज और लैक्टोज के होते हैं ये आपके इनएक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। इंट्रैक्शन इंड्यूसर आपका रिप्रेसर इनएक्टिवेट हो जाएगा और आपका आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा वो आपका बाइंड करेगा और आपके डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम बनाएगा और आपका जो मतलब लैक्टोज को ब्रेक करेगा, ठीक है। ग्लूकोज ग्लैक्टोज जो होते हैं ये इंडिविजुअल का काम नहीं कर सकते, ऑब्वियसली ये सिंपल शुगर है तो इनको ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है, सिंपली ब्रेक डाउन किए जाएंगे। लैक्टोज में क्या होता है आपको एंजाइम चाहिए और एंजाइम जो होता है वो आपके ओपेरोन में है, ठीक है। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम है वो कौन से जीन है, वो तो हाउसकीपिंग जीन है, हमेशा ही एक्टिव होते हैं वो, ठीक है, वो हमेशा ही एक्टिव होते हैं, ठीक है। और रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरन, अगर उसको रिप्रेसर आपका रेगुलेट कर रहा है लैक ओपेरन को, उसको हम क्या बोलेंगे नेगेटिव रेगुलेशन बोले हैं। अगर रेगुलेशन आपका इंड्यूसर लैक्टोज कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे पॉजिटिव रेगुलेशन बोलेंगे। तो आपका जो लैक ओपेरन ना बेटा वो नेगेटिव रेगुलेशन से होता है, अगर वो रिप्रेसर उसको रेगुलेट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे नेगेटिव रेगुलेशन बोलेंगे, अगर उसको इंड्यूसर कर रहा है उसको हम पॉजिटिव रेगुलेशन भी बोलेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम इतना ही स्टडी करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट ईयर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशन हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है।